नमस्कार। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, जो सिर्फ एक इंसान के नहीं बल्कि एक पूरे दौर के नाम बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में गोता लगाएंगे जिसने अकेले ही यूरोप का नक्शा और उसकी तकदीर बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। जानते हैं, ये सारी कहानी एक भविष्यवाणी से शुरू होती है। महान दार्शनिक जान जाक रूसो ने कॉर्सिका नाम के एक छोटे से द्वीप को देखकर कहा था कि ये द्वीप एक दिन पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी ये बात कितनी और कितनी जल्दी सच होने वाली थी। और हाँ, रूसो की उस भविष्यवाणी को सच करने वाला शख्स था नेपोलियन बोनापार्ट। एक ऐसा नाम जो आज भी ताकत, महत्वाकांक्षा और जबरदस्त सैन्य प्रतिभा का दूसरा नाम माना जाता है। लेकिन सुनिए, नेपोलियन हमेशा से ऐसा नहीं था। उसका जन्म तो कॉर्सिका के एक मामूली इतालवी परिवार में हुआ था। फ्रेंच समाज में तो वो एक तरह से बाहरी आदमी था। तो फिर वो सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक आखिर पहुंचा कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है फ्रांस की क्रांति में। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में सब कुछ तहस-नहस कर दिया था। राजशाही का अंत हो गया और कई बड़े बड़े अमीर सैन्य अफसर देश छोड़कर भाग गए। इस उथल-पुथल ने एक तरह का पावर वैक्यूम बना दिया था, और यही वो मौका था जिसने नेपोलियन जैसे काबिल और महत्वाकांक्षी नौजवानों के लिए तरक्की के सारे दरवाजे खोल दिए। और नेपोलियन ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। सबसे पहले 1793 में उसने टूलोन शहर से अंग्रेजों को खदेड़कर अपनी सैन्य काबिलियत का लोहा मनवाया, और फिर 1795 में पेरिस में एक बड़े विद्रोह को कुचलकर सरकार का भरोसा जीत लिया। बस इन दो घटनाओं ने उसे रातों रात एक लोकल हीरो से नेशनल फिगर बना दिया। तो चलिए, अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां नेपोलियन एक होनहार जनरल से एक नेशनल हीरो बन गया, और ये सब हुआ उसके मशहूर इटली अभियान के दौरान। उसके आने का असर इतना जबरदस्त था, आप यकीन नहीं करेंगे। जब नेपोलियन ने इटली की सेना की कमान संभाली ना, तो वो थके हारे, भूखे और पूरी तरह से डीमोरलाइज्ड सैनिकों का एक झुंड थी। लेकिन नेपोलियन ने उनमें ऐसा जोश भरा कि वही सेना एक के बाद एक जीत हासिल करने लगी, और तो और जीते हुए इलाकों से करोड़ों फ्रैंक का खजाना भी फ्रांस भेजने लगी। नेपोलियन सिर्फ एक कमाल का फौजी ही नहीं था, वो प्रोपेगेंडा का भी मास्टर था। उसने इटली के लोगों के सामने खुद को एक मुक्तिदाता के तौर पर पेश किया। उसने कहा कि फ्रांसीसी सेना उन्हें जालिम शासकों से आज़ाद कराने आई है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मैसेज था जिसने उसे आम लोगों का समर्थन दिलाया। और उसकी उपलब्धियां देखिए जरा। उसने पीडमोंट और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी ताकतों को घुटनों पर ला दिया, मिलान और लोम्बार्डी पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि ताकतवर पोप को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में 1797 में कैंपो फॉर्मियो की संधि साइन करके उसने पूरे इटली पर फ्रांस का दबदबा कायम कर दिया। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे अभियान के दौरान उसने पेरिस में बैठी सरकार से पूछे बिना एक आज़ाद राजा की तरह सारे फैसले लिए। इटली तो जीत लिया, पर नेपोलियन की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। अब उसके निशाने पर था फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन, ब्रिटेन। लेकिन उसकी योजना सीधे ब्रिटेन पर हमला करने की बिल्कुल नहीं थी। उसका प्लान कुछ और ही था। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना, कि जब यूरोप में सब कुछ शांत था तो नेपोलियन मिस्र पर हमला करने क्यों गया? असल में नेपोलियन जानता था कि फ्रांस की नौसेना ब्रिटेन की रॉयल नेवी के सामने टिक नहीं पाएगी। इसलिए उसने एक इनडायरेक्ट रास्ता चुना, मिस्र। इस कदम के पीछे एक नहीं कई रणनीतिक लक्ष्य थे। मिस्र पर कब्जा करके वो भारत के साथ ब्रिटेन के अहम व्यापारिक रास्ते को काट सकता था। साथ ही पूरब में एक फ्रांसीसी साम्राज्य की नींव रख सकता था। और एक मज़ेदार वजह यह भी थी कि फ्रांस की सरकार, जिसे डायरेक्टरी कहते थे, वो नेपोलियन की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा रही थी और उसे किसी भी तरह पेरिस से दूर रखना चाहती थी। मिस्र में नेपोलियन को जीत भी मिली और करारी हार भी। जमीन पर पिरामिडों की लड़ाई में उसकी सेना ने मिस्र की सेना को आसानी से रौंद दिया। लेकिन समुद्र में कहानी बिल्कुल पलट गई। एडमिरल नेल्सन के ब्रिटिश बेड़े ने नील नदी की लड़ाई में फ्रांस के पूरे जहाजी बेड़े को तबाह कर दिया, और इस एक हार ने नेपोलियन और उसकी पूरी सेना को मिस्र में फंसा कर रख दिया। एक तरफ नेपोलियन मिस्र में फंसा हुआ था और दूसरी तरफ उसके अपने देश फ्रांस में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जिस सरकार ने उसे मिस्र भेजा था, वो खुद एक बहुत बड़े संकट में घिर चुकी थी।
डायरेक्टरी की सरकार भ्रष्टाचार और नाकाबिलियत में डूबी हुई थी। महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और फ्रांस एक एक करके इटली और जर्मनी में अपने जीते हुए इलाके खो रहा था। देश की जनता अब एक मजबूत नेता चाहती थी जो इस अराजकता को खत्म कर सके। फ्रांस में चल रहे इस संकट की खबरें किसी तरह मिस्र में फंसे नेपोलियन तक भी पहुंच गईं और बस यहीं से उसके आखिरी और सबसे बड़े दांव की तैयारी शुरू हो गई। नेपोलियन ने एक बहुत ही साहसी और खतरनाक फैसला लिया। उसने अपनी सेना को मिस्र में ही छोड़ दिया, बड़ी चालाकी से ब्रिटिश नौसेना को चकमा दिया और फ्रांस लौट आया। लोग उसे भगोड़ा नहीं समझ रहे थे, बल्कि उसे देश के एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो फ्रांस को बचाने वाला मसीहा आ गया हो। नेपोलियन ने भांप लिया कि सत्ता पर कब्जा करने का यही सही समय है। उसने कुछ बड़े राजनेताओं के साथ मिलकर डायरेक्टरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया। ये पूरा तख्तापलट सिर्फ 2 दिनों में हुआ। 9 नवंबर को एक झूठी साजिश का बहाना बनाकर नेपोलियन को पेरिस की सेना का कंट्रोल दे दिया गया। अगले दिन जब कुछ नेताओं ने उसका विरोध किया तो उसके भाई ने सैनिकों को ललकारकर विधानसभा में घुसा दिया। विरोध करने वालों को भगा दिया गया और इस तरह डायरेक्टरी को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह 3 कौंसिल की एक नई सरकार बनाई गई। और इन तीनों में प्रथम कौंसिल के तौर पर नेपोलियन बोनापार्ट को लगभग सारी शक्तियां सौंप दी गई। एक बाहरी आदमी से लेकर फ्रांस का सबसे शक्तिशाली शासक बनने का उसका सफर अब पूरा हो चुका था। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस देश ने एक राजा के जुल्म को खत्म करने के लिए इतनी बड़ी क्रांति की, इतना खून बहाया, उसी देश ने 10 साल बाद ही एक सैन्य जनरल के हाथों में अपनी सारी ताकत क्यों सौंप दी? शायद इसका जवाब ये है कि 10 साल की उथल-पुथल और अराजकता के बाद फ्रांसीसी लोग स्थिरता और सम्मान के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और नेपोलियन ने उन्हें इन दोनों चीज़ों का वादा किया।